हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो सेशन है वो पाई पर है। अगर हम बात करें पाई के इतिहास की और पाई के रहस्य की, तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि पाई की शुरुआत कैसे हुई, पाई का जो सिंबल है ये कहाँ से लिया गया, और पाई दिवस कब मनाया जाता है, और पाई पर जो इतनी ज़्यादा जद्दोजहद है वो क्यों है, इसका सफ़र कैसा है, कहाँ से शुरुआत हुआ है, कहाँ तक इसका सफ़र चला है, अभी इस पर क्या काम हो रहे हैं, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको पाई का इतिहास और रहस्य दोनों पता चल जाए कि आखिर में पाई इतना रहस्यमय क्यों है। जो पाई को समझने में इतना समय लग गया, कितने मैथमेटिशियन, कितने साइंटिस्ट आए और चले गए, पाई की जो पाई का जो रहस्य है उसको सुलझाने में, सुलझाते सुलझाते और अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो इतनी जो जद्दोजहद है वो क्यों है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर हम बात करें पाई की, तो पाई का जो सिंबल है ये कहाँ से आया, पहले हम लोग इसी पर बात कर लेते हैं कि पाई का जो संकेत है ये आया कहाँ से। अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला में ABCD A से लेके Z तक 26 लेटर हैं और उन 26 लेटर में P 16वें नंबर पर है। पाई P से ही शुरू होगा और ये 16वें क्रमांक पर है, 16वें स्थान पर है। इसी तरह से ग्रीक में जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन अल्फ़ाबेट्स में पाई भी 16वें नंबर पर है। अल्फ़ा, बीटा, गामा ये सब ग्रीक लेटर हैं और ये हम मैथमेटिक्स में या साइंस में एज ए कांस्टेंट, एज ए एंगल हम नोटेशन के तौर पे यूज करते हैं। इन सारे ग्रीक जो लेटर हैं उनको एज ए नोटेशन यूज किया जाता है। तो उसी से वहीं से पाई भी निकल के आया और ये देखा गया कि ये इस तरह का ही सिंबल खोजा गया कि ये सिंबल किस भाषा या किस लेटर में है। तो ये ग्रीक लेटर, ग्रीक में मिला, ग्रीक लेटर ही 16वां पोजीशन का इस तरह का सिंबल मिला। अब इसी तरह का सिंबल क्यों यूज किया गया, हम जब दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन की बात करें, दैनिक जीवन से अगर हम इसे जोड़ें तो 4 पाई, भारत में इसकी शुरुआत रिंग वैदिक काल से है। 4 पाई आप ऐसे ध्यान दें तो उसमें जो 4 पाए बने होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, और एक पाया, 2 पाया और उसके सामने 2 हो गया और 2 साइड वाले, तो एक 4 पाई में 4 पाई आपको दिख जाएगा। हम लोग बंटवारा करते समय ये कहते कि हम पाई पाई का हिसाब चुका देंगे, पाई पाई का हिसाब मुझे चाहिए। तो जो पाई पाई की बात हम लोग करते हैं, हमारे जनमानस में हर जगह ये चीज़ें प्रचलित है, फेमस है पाई पाई। तो आज हम लोग पाई पाई का भी हिसाब करेंगे कि पाई पर इतनी जद्दोजहद क्यों है। तो पाई कहाँ से आया, ये ग्रीक का 16वां लेटर है और P भी 16वें नंबर पे है, पाई भी 16वें नंबर पर है। तो एक चीज़ हम लोग क्लियर कर लिए कि ये ग्रीक अल्फ़ाबेट्स है 16वें क्रमांक का। अब हम बात करें कि ज़रूरत क्यों महसूस हुई पाई की, तो शुरुआती दौर में हमारा समाज जो था वो पशुपालक समाज था और उस समय हम जब अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते थे तो काफ़ी दिक्कतें आने लगीं। फिर आविष्कार होता है पहिए का। तो पहिया बिल्कुल सर्कुलर न होकर के उबड़ खाबड़ पहिए बनते थे, जिसको जब हम उस पर सामान रख के ले जाते थे तो उसमें काफ़ी हलचल होती थी, सामान गिरने का भी डर रहता था, समस्याएं होती थी। तो पहिया गोल कैसे बनाया जाए, इसके लिए प्रयास शुरू हो गया कि पहिया को हम गोल, सर्कुलर कैसे बनाएं। अगर ये पहिया गोलाकार बन जाए तो इसके लिए कंडीशन था या कंडीशन है कि इसका जो व्यास, परिधि है और इसका व्यास, इसका जो अनुपात है ये देखा गया कि इसका अनुपात फिक्स है
और ये अनुपात ही पाई है। और ये लगभग, ये जो रेशियो निकाला गया ये आया 22/7 के लगभग बराबर, एक्यूरेट बराबर नहीं है, लगभग बराबर है। तो पाई का मान 22/7 लगभग बराबर मान लिया गया कि ये लगभग 22/7 के बराबर है। हालांकि एक्यूरेट नहीं है लेकिन फिर भी ये इसके बराबर है। तो अगर परिधि 22 है, 22 यूनिट परिधि है, तो इसका जो व्यास है वो कितना हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम ऐसे भी समझ सकते हैं, माचिस की तिल्लियाँ, देखिए एक छोटा सा ये TLM है कि इसमें 22 माचिस की तिल्लियाँ लगी हुई हैं। 11 तिल्लियाँ इधर हैं और 11 तिल्लियाँ इधर हैं। और ये जो बीच में हम जब कनेक्ट किए तो इसमें माचिस की कुल 7 तिल्लियाँ लगी। और ये बिल्कुल, अगर इसे सर्कुलर बनाया जाए तो ये बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाएगा कि ये 7 तिल्लियाँ हैं और ये 22 टोटल मिला के। इधर 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इधर 11 और इधर 11, कुल 22 तिल्लियाँ हैं। और इसका जो व्यास है उसमें 7 तिल्लियाँ लगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर परिधि 22 सेंटीमीटर है तो व्यास 7 सेंटीमीटर होगा, परिधि 22 मीटर है तो व्यास 7 मीटर होगा। और यहाँ से पहिए का आविष्कार हुआ, और पहिए का जो आविष्कार हुआ वो ज़्यादा प्रचलन ग्रीक में हुआ। इसी वजह से वहाँ सबसे पहले समस्या आई और सबसे पहले पाई को खोज लिया गया। हालांकि रिंग वैदिक काल के समय में ही हमारे वहाँ पाई प्रचलन में आ गया था। पाई की जो एक्यूरेट वैल्यू है उस समय, रिंग वैदिक काल के समय, पाई की एक्यूरेसी को निकालने के लिए ये देखा गया कि एक वृत्त के व्यास से, ये वृत्त है और ये इसका व्यास है, इसके व्यास को अगर हम इकाई मान लें, इकाई का मतलब यूनिट मान लें, जैसे 1 मीटर मान लें, तो इसके व्यास को अगर हम यूनिट मान लेते हैं और इसका 1/9 भाग काट दिया जाए, ये जो भाग है ये 1/9 भाग काट दिया जाए यहाँ से, तो ये जो शेष बचा वो कितना हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। और इसी 8/9 भाग से एक वर्ग बना लिया जाए। ध्यान दें, यह एक वर्ग बन गया और इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। अब चूंकि 1 यूनिट का इसका व्यास है, ध्यान दें, व्यास 1 यूनिट है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या आधा हो जाएगी, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। और यहाँ से अगर हम बात करें वृत्त के क्षेत्रफल की तो पाई r स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल 8/9 ये भी है तो 8/9 ये भी रहेगा, तो 8/9 गुणे 8/9। अब ये हो जाएगा पाई गुणे 1/4 बराबर 64/81। तो यहाँ से पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64/81 गुणे 4। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 3.1605, ये लगभग इसी के बराबर आ जाएगा। और पाई की जो एक्यूरेट वैल्यू होती है वो होती है 3.14159265, ये एक्यूरेट वैल्यू है। उसी समय पाई के काफ़ी एक्यूरेट वैल्यू तक हम लोग पहुंच चुके थे और ये सफ़र तब तक चला जब तक आर्किमिडीज ने अपना सिद्धांत नहीं दे दिया। आर्किमिडीज का जब सिद्धांत इस पर आता है पाई पर, तब तक पाई की वैल्यू यही मानी गई कि 3.1605। अब ये सबसे पहले शुरुआती दौर में रिंड पपायरस नाम की एक पुस्तक थी जो ताम्र लिपियों में लिखी गई थी, ताम्रपत्र पर ही उसको लिखा गया था।
और वहाँ पर यही सेम पाई के लिए एक यूनिट का वृत्त था और उसके 1/9 भाग को काट करके यानी 8/9 भाग से एक वर्ग बनाया गया और ये देखा गया कि इसका जो क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा और वहाँ से पाई को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और उसके जो लेखक थे वो हमेश थे। हमेश पहले गणितज्ञ माने जाते हैं और ये जो पुस्तक थी रिन पपायरस, ये पहली गणित की पुस्तक इसे हम मान सकते हैं। तो कितनी अनोखी बात है, यहाँ से पाई इंट्रोड्यूस हो रहा था पहली बार। इसके बाद आर्किमिडीज आते हैं। आर्किमिडीज ने क्या सिद्धांत दिया उसको देखा जाए। आर्किमिडीज लगभग 500 BC के नियर अबाउट यानी कि 500 ईस्वी पूर्व के समय की बात है। आर्किमिडीज ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, आर्किमिडीज ने क्या बताया। आर्किमिडीज ने बताया कि एक वृत्त है और इस वृत्त के अंदर एक हेक्सागन, जिसे हम खटभुज या षष्ठभुज कह सकते हैं, एक हेक्सागन इन्होंने लिया। ध्यान दें, एक हेक्सागन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। हेक्सागन ऐसे बनाया उन्होंने, और इसको मिला दिया। उन्होंने कहा कि एक वृत्त के अंदर एक हेक्सागन है और एक वृत्त के बाहर उन्होंने एक इसी तरह का रेगुलर हेक्सागन बनाया। तो वृत्त के बाहर की अगर हम बात करें तो ये इस तरह से ये लगभग ऐसे उन्होंने एक हेक्सागन बनाया। और आप ध्यान दें इसको, एक अंदर हेक्सागन है और एक बाहर हेक्सागन है। और ये जो वृत्त है ये यूनिट डायमीटर का जो वृत्त है उसका जो व्यास है वह 1 यूनिट है। ध्यान दें, अगर व्यास 1 यूनिट है, व्यास 1 यूनिट है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधा यूनिट हो जाएगी। और जब वृत्त की परिधि की अगर हम बात करें, ध्यान दें, तो परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर की जगह पर 1/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, परिधि पाई हो जाएगा। तो उन्होंने यूनिट इसलिए लिया था ताकि इसका जो वृत्त की परिधि हो वो पाई हो। यहाँ से वो पाई को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे। तो उन्होंने यूनिट डायमेंशन का एक सर्किल लिया और उसका परिमाप निकालें। तो यूनिट डायमेंशन का अगर हम सर्किल लेते हैं, यूनिट डायमीटर का अगर हम वृत्त बनाते हैं तो उसकी जो परिधि है वो पाई हो जाएगी। और यहीं से वो पाई निकालने की कोशिश कर रहे थे। जरा देखें इस पर उन्होंने कितना इस पर उन्होंने काम किया था। और जब उन्होंने ये देखा, कहा कि एक हेक्सागन लें और एक बाहर से हेक्सागन लें और इन दोनों के बीच में ही इसका परिमाप है। तो इसके परिमाप को उन्होंने कहाँ ढूंढने की कोशिश किया, वृत्त के परिमाप को उन्होंने 2 हेक्सागन से, एक अंदर और एक बाहर वाले हेक्सागन से ढूंढने की कोशिश किया। कहा कि बाहर वाला जो हेक्सागन है उसकी लंबाई और अंदर जो हेक्सागन है उसकी लंबाई के बीच में वृत्त का परिमाप होगा और वही वृत्त का परिमाप वो लगभग एक्यूरेट पाई की वैल्यू दे देगा। बहुत ही सुंदर उनके दिमाग में ये जो विचार आया था, जो आइडिया आया था, इसी को उन्होंने अप्लाई किया और यही प्रचलन में था 1000 साल तक। अब ये
इन्होंने वैल्यू कैसे निकाला, चूंकि यह यूनिट डायमेंशन का था तो ये कितना हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा। यह 1 था तो इसका आधा 1/2 यानी कि 0.5। जो अंदर का हेक्सागन है उसकी एक भुजा 0.5 है, तो 6 भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 × 0.5 तो आ जाएगा 3। तो ये 3 यूनिट हो जाएगा। और आप इसी के हिसाब से अगर हम बाहरी भुजा की लंबाई निकालें तो वह 1/3 में 3 आ जाएगा, या 0.57 के लगभग आ जाएगा। आप इसका मान निकालेंगे तो 0.57 के नियर अबाउट ये वैल्यू आ जाएगी, और 0.577 के समथिंग आता है। और उसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर लें, 6 से मल्टीप्लाई कर लें, तो बाहरी जो हेक्सागन है उसका लंबाई निकल जाएगा। तो 0.577 का गुणा किस में कर लिया जाए, 6 में कर लिया जाए, तो 6 × 7 = 42 के 2, और ये हो जाएगा 6 × 7 = 42, 46, 4 कैरी हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 30 × 4 = 34, 3.4626। तो ये 3 यूनिट आया, और 6 का गुणा जब हम किए 0.577 में तो ये कितना आ गया, 3.462। जो पाई है इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा। पाई किसके किसके बीच में आ गया, 3 से बड़ा हो जाएगा, और 3.462 इसी के बीच में पाई आएगा। और इसी के बीच में उन्होंने पाई ढूंढने की कोशिश किया। फिर उन्होंने काम क्या किया, इसकी भुजाओं को डबल कर दिया, 12 भुजा कर दिया, और यहाँ ऊपर 12 भुजा लगा दिया। फिर पाई जब पाई की वैल्यू उन्होंने निकाला तो वो और करीब पहुँच गए पाई के। और ये काम करते करते उन्होंने 96 भुजा वाला पॉलीगन बनाया अंदर, और 96 भुजा वाला पॉलीगन बाहर बनाया, और उसके बीच में वृत्त की परिधि ढूंढने की कोशिश किया। और वो जो निष्कर्ष पे पहुँचे, बहुत ही रोचक घटना है। उस समय रोम के सैनिक आक्रमण कर दिए थे, और ये उस समय यही काम कर रहे थे। और ये जो रिजल्ट पर ये पहुँचे थे, वो रिजल्ट ये था कि पाई की जो वैल्यू है वो छोटी है किससे, 3 सही 10/70, और बड़ी किससे है, 3 सही 10/71 से। पाई इस रिजल्ट तक वो आ गए थे, और उन्होंने कहा पाई का जो मान है वो 3 सही 10/71 से बड़ा है, और 3 सही 10/70 से छोटा है। जरा हम इस नंबर को कैलकुलेट करें, ये 0 से 0 कट जाएगा, 1/7, 3 सही 1/7, और ये 7 × 21 और 22/7, ये लगभग 22/7 आ रहा है। 22/7 से थोड़ा सा कम है। अब देखिए कितनी एक्यूरेट वैल्यू तक वो पहुंच गए थे। और इसी समय आक्रमण के दौरान उन्होंने ये कहा कि मुझे बेशक मार दो, लेकिन हमारे द्वारा यह जो प्रयोग किया गया है इसे आप बचा लो, इसे आप संग्रहालय में रखवा देना, मुझे मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से उन्होंने अपना बलिदान दे दिया पाई के लिए। कितनी बड़ी बात थी, बहुत ही रहस्यमय चीज़ें यहाँ से निकल के आ रही हैं। पाई पर इतना जो संघर्ष वो हो रहा था पाई की एक्यूरेट वैल्यू प्राप्त करने के लिए, उसमें आर्किमिडीज ने अपना जान भी न्यौछावर कर दिया। तो पाई की वैल्यू यहाँ तक आ चुकी थी। अब जो है इसके बाद भारतीय गणितज्ञ, भारतीय मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू बताया, और उसके बाद ब्रह्मगुप्त ने भी पाई पर प्रकाश डाला। आर्यभट्ट की अगर हम बात करें, आर्यभट्ट ने अपना सब संस्कृत में पाई की वैल्यू श्लोक के फॉर्म में पाई की वैल्यू उन्होंने बताया था 62,832/20,000। उन्होंने कहा कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम पाई के काफ़ी करीब पहुंच जाएंगे। तो आर्यभट्ट ने ये बताया, और इसके बाद ब्रह्मगुप्त ने भी पाई की वैल्यू को खोजने की कोशिश किया, और उन्होंने कहा इसका मान करड़ी में 10 के बराबर होता है। तो लेकिन इन दोनों पर बहुत ज़्यादा
चर्चा या बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन या बहुत ज़्यादा समझ नहीं हो पाई, इस वजह से बहुत प्रचलन में नहीं रह पाया, कुछ ही समय तक प्रचलन में रहा। उसके बाद एक चीन के मैथमेटिशियन आते हैं और चीन के जो मैथमेटिशियन थे सू चिंग ची, इन्होंने पाई की वैल्यू को खोजने का प्रयास किया और इन्होंने आर्किमिडीज का जो सिद्धांत था, आर्किमिडीज ने जो बताया कि एक वृत्त के अंदर एक रेगुलर पॉलीगन और एक बाहर रेगुलर पॉलीगन उसी भुजा का, और उन दोनों के बीच में इसका परिमाप ढूंढा और इसी तरीके से सी चुंग ची और उनके बेटे ने पाई की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश किया और उन्होंने पाई की एक्यूरेट वैल्यू तक वो पहुंच गए थे, लगभग एक्यूरेट वैल्यू तक पहुंच गए थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने 24,576 भुजा का रेगुलर पॉलीगन अंदर और बाहर बनाया। आर्किमिडीज 96 भुजा तक गए थे और उसके बाद जो चीन के मैथमेटिशियन थे सू चिंग ची, ये 24,576 साइड का रेगुलर पॉलीगन बनाया और उसके अंदर वृत्त, और उन दोनों के बीच वृत्त के परिमाप को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने कहा कि जो पाई का मान है वो 3.14159, ध्यान दें पाई जो है वो 3.14159 से 3.14159.7 इसी के बीच में पाई की वैल्यू लाई करती है। तो कितनी खूबसूरत चीज़ें आप देखें, अगर पाई की एक्यूरेट वैल्यू तो लगभग यही है 3.14159, यहाँ पे 2 6 कर लें, 9 2 6 और ये क्या हो जाएगा 9 2 7, 3.1415926, देखिए 3.1415926 से बड़ी होगी वैल्यू और 1415927 से छोटी होगी। अब यहाँ आए 3.1415926 7 से छोटी है, तो यहाँ पे देखें पाई की वैल्यू 5 है, इसका मतलब इसी के बीच में है। तो ये मान काफ़ी एक्यूरेट मान तक ये पहुँच चुके थे पाई के। तो यहाँ पाई इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद जो है बहुत सारे मैथमेटिशियन आए, भारत के माधव एक नाम, ये भी पाई पर इन्होंने इन्फिनिट सीरीज, सबसे पहली बार पाई को इंट्रोड्यूस करने के लिए इन्फिनिट सीरीज का इन्होंने सहारा लिया था बहुत ही खूबसूरत तरीके से। माधव ने क्या किया उसको देखा जाए। माधव के प्रयोग को जानना बहुत ज़रूरी है, तब हम लोग पहुँच पाएंगे कि कैसे इन्फिनिट सीरीज से भी पाई की वैल्यू को बताया जा सकता है। माधव केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के फाउंडर थे। केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के फाउंडर माधव जी थे और इन्होंने एक इन्फिनिट सीरीज निकाली और वहाँ से ये पाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें। और वो इन्फिनिट सीरीज क्या है, बहुत ही इजी है, 1 - 1/3 + 1/5 -1/7 + 1/9 फिर माइनस अप टू डॉट डॉट। ये इन्फिनिट सीरीज है, इन्फिनिट तक ऐसे चला जाएगा। और इस सीरीज को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे पाई/4, लगभग क्या एक्यूरेट पाई/4, ये पाई/4 पर जाकर के ये ख़त्म होती है। तो इस इन्फिनिट सीरीज के माध्यम से उन्होंने पाई की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश किया था। माधव ये केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के फाउंडर थे। इसके बाद 1650 ईस्वी में इंग्लैंड के जॉन वालिस, इन्होंने भी एक सीरीज़ लिया और उस सीरीज़ से पाई की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश किया था। इन्होंने सम संख्या पर एक सीरीज़ बनाया था। उन्होंने कहा कि जैसे 2/1 गुणे 2/3 इस तरह से बना लिया। फिर अगली सम संख्या 4, तो 4/3 गुणे 4/5। देखें, एक बार एक कम किया, एक बार एक ज़्यादा किया, इस तरह की इन्होंने सीरीज़ किया। जैसे 6/5 गुणे 6/5
7 अप टू डॉट डॉट। ये सीरीज को जब इन्होंने देखा तो ये π/2 पर जाके खत्म हो रहा था। तो यहाँ से उन्होंने पाई की वैल्यू को निकालने की कोशिश किया। तो पाई पर इतना संघर्ष चलता रहा, संघर्ष मतलब अनवरत पाई पर खोज जारी रहा। और उसके बाद अंत में आता है नंबर रामानुजन, भारतीय गणितज्ञ रामानुजन। और आज जो पाई की वैल्यू मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है, यही वैल्यू रामानुजन ने दिया और यही अभी तक का सबसे सर्वमान्य वैल्यू है। पाई का जो मान है वो है 3.15925353897 अप टू डॉट 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 डॉट। तो ये रामानुजन ने प्रयास किया और दशमलव के 2 लाख स्थान तक उन्होंने मान निकाला। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि दशमलव के 2 लाख स्थान तक, दशमलव के हम लोग अगर डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं तो 3 स्थान 4 स्थान तक नहीं निकालते हैं, मैक्सिमम 3 स्थान तक ही निकाल के छोड़ देते हैं। और उन्होंने 2 लाख स्थान तक पाई की वैल्यू को बताया। और आज के डेट में हम आपको बता दें कि आज के डेट में ट्रिलियन, लाख नहीं ट्रिलियन में मान बताए जा रहे हैं पाई के। सुपर कंप्यूटर 5 ट्रिलियन तक मान बताया था और आज के डेट में 50 ट्रिलियन तक, दशमलव के 50 ट्रिलियन तक मान निकाले गए हैं। 50 ट्रिलियन तक का मान निकाला गया है। सोच सकते हैं इतना ज़्यादा मान पाई पर क्यों निकाला जा रहा है, क्या वजह है पाई पर इतनी सारी चर्चा करने की, या हर कंप्यूटर पाई पर इतना फोकस कर रहा है कि इस कंप्यूटर से पाई की वैल्यू इतनी एक्यूरेट निकाली गई। तो कि कोई भी देश का जो कंप्यूटर कितना विकसित है वो पाई की वैल्यू कितना एक्यूरेट बता देगा, इस पर निर्भर करने लगा। यानी कि विकास से पाई को जोड़कर देखे जाने लगा। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ पहिए के आविष्कार से जिसकी शुरुआत हुई थी और वो आज विकास का पैमाना बन चुका है, कितना इम्पॉर्टेंट और यूनिक ये ग्रीक लेटर पाई है, जिस पर इतनी जद्दोजहद हुई और इसका जो इतिहास रहा वो इतना संघर्षशील इतिहास रहा। हम आपको बता दें पाई जो 3.14 है, तो इसका जो 3 है ये यहाँ से मार्च, इसे मार्च माना गया। और 1.4 जो है ये दिन, यानी कि 14 मार्च। और 1:59, तो ध्यान दें 14 मार्च को 1:59 पर पाई दिवस मनाया जाता है। पाई दिवस मनाया जाता है। तो पाई दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को 1:59 पर मनाया जाता है। और वो पाई के जो डिजिट्स हैं उन्हीं से लिया गया। यहाँ से मार्च लिया गया, 14 से दिन लिया गया, 1 से 1 बजकर और 59 को 59 मिनट माना गया। तो 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। तो पाई दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। तो पाई पर इतना सारा जो हमने चर्चा किया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी कि पाई की जो वैल्यू है वो 22/7, लगभग 22/7 के बराबर होता है, एक्यूरेट 22/7 के बराबर नहीं होता है। और पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि दशमलव के बाद यहाँ पे अंक रिपीट नहीं कर रहे हैं। जबकि हम 22/7 का मान निकालें तो एक निश्चित मान के बाद वो रिपीट करने लगता है। तो पाई 22/7 परिमेय संख्या हो जाएगी, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ से ये भी हम
कॉन्सेप्ट बच्चों को डिलीवर कर सकते हैं आसानी से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हों आप तक सबसे पहले मिल जाएं। ओके, थैंक यू।